बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा और अपना चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम करता हूं। आज रियल एनालिसिस 2 में हम एक न्यू टॉपिक इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर लाइट की रिफ्लेक्शन है तो ये मैंने इम्प्रॉपर इंटीग्रल लिखा हुआ है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। आपका जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है उसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन जो है वो लाजमन आता है। तो स्टार्ट करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन से। इम्प्रॉपर इंटीग्रल को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को बेटा हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं। मैंने लिखा है आ डेफिनेट इंटीग्रल। पहली बात याद रखिएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज़ आ वन ऑफ द टाइप ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। और आप डेफिनेट इंटीग्रल को जानते हैं, एक इंटीग्रल को आप डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं अगर वो इस फॉर्म में है, ए से बी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, दिस इज़ योर डेफिनेट इंटीग्रल। तो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है ये वन ऑफ द टाइप है डेफिनेट इंटीग्रल की। ठीक है, तो एक इंटीग्रल को आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे अगर ये इनमें से किसी एक कैटेगरी का हो। इफ़ वन और बोथ ऑफ इट्स लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इफ़ वन और बोथ ऑफ इट्स लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर इनफाइनाइट। अगर आपके पास जो डेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी जो दो लिमिट्स हैं उनमें से कोई एक लिमिट या दोनों लिमिट्स इन्फिनिटी हों, ठीक है, तो तब वो जो डेफिनेट इंटीग्रल है आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। या फिर और इंटीग्रैंड becomes infinity और आप becomes infinity कह लें या आप कह लें कि becomes unbounded over interval of integration, then such definite integral is called improper integral। तो आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल है अगर इन दो में से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर जाए तो आप समझ लें कि वो जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। दूसरी जो मैंने बात लिखी है वो ये है कि आपका जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है, जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है आपकी, उस इंटरवल में आपका फंक्शन जो है, अब अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है, वो क्लोज्ड फाइनाइट इंटरवल है, ठीक है, उसके अंदर अगर आपका जो इंटीग्रैंड मतलब जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटीग्रैंड कहलाता है, ठीक है, तो ये इंटीग्रैंड जो है वो अनबाउंडेड हो जाए, डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप कहते हैं कि वो भी आपका क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। चंद एक एग्जांपल इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये जो दिए हुए इंटीग्रल्स हैं ये आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल की एग्जांपल्स हैं। लाइक एज 1 से इन्फिनिटी मैंने लिखा dx ओवर x का स्क्वायर। अब मैंने चूँकि अपर लिमिट इसकी यहाँ पर इन्फिनिटी रखी है तो ये आपके पास जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। सेकंड एग्जांपल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी dx ओवर x स्क्वायर प्लस 1। आपके पास दोनों लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो इनफाइनाइट हैं, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। थर्ड वन 0 to 1 dx ओवर x। अब यहाँ पर कोई भी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट नहीं है, यानी ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो फाइनाइट है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स, जो हमारा इंटीग्रैंड है। ये क्या है जी, इंटीग्रैंड। ये इंटीग्रैंड x इज इक्वल टू 0 के ऊपर आंसर इन्फिनिटी देता है,
तो ज़ीरो यहाँ पर आपका इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में शामिल है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है, तो ये भी आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। ठीक है, मज़ीद एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। 0 से लेकर 1 dx ओवर x माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें फिर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो मैंने लिखी है फाइनाइट 0 से 1, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो x इज इक्वल टू 1/2 है वो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है आप, और x इज इक्वल टू 1/2 जो है वो आपके इस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन से बिलोंग भी कर रहा है। तो ये आपके पास जो इंटीग्रल है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। क्लियर होगी बहुत बात के नहीं? तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा कि आपके पास जो इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर कब होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे आपको ये आइडिया लगाना है कि दिया हुआ इंटीग्रल प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। क्योंकि मैंने देखा है कि जब स्टूडेंट्स को मैं बार बार इम्प्रॉपर इंटीग्रल की एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस करता हूँ पढ़ाते हुए, तो वो होता ये है कि वो प्रॉपर इंटीग्रल को भूल जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर इंटीग्रल क्या है उसकी भी चंद एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर चंद एक इंटीग्रल लिख रहा हूँ, आपने उनमें से जज करके मुझे बताना है कि कौन कौन से जो इंटीग्रल हैं वो प्रॉपर की कैटेगरी में आते हैं और कौन से इम्प्रॉपर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन मेरा ये है, आइडेंटिफाई प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ठीक है जी, ये मेरा क्वेश्चन है आपके साथ। दूसरा ये कि आपकी दुआओं की थोड़ी सी ज़रूरत है, तबीयत ठीक नहीं है काफ़ी दिन से, तो आप लाजमन मेरे लिए ज़रा दुआ कीजिएगा कि मैं ज़रा जल्द से जल्द जो है वो सेहतयाब हो जाऊँ, ताकि काफ़ी दिनों के काफ़ी गैप के बाद मैं ये वीडियो आपकी रियल 2 की जो है वो यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ लेक्चर। उसकी वजह ये थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी भी कुछ मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है, तो आप लाजमन दुआ कीजिएगा। अच्छा जी, आइडेंटिफाई प्रॉपर और इम्प्रॉपर इंटीग्रल को आपने यहाँ से पहचानना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला मेरा चैलेंज ये है 0 से 1 x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर आप पहचानें कि ये प्रॉपर बनेगा या इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनेगा। आपका जो फंक्शन है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वो है x के बराबर। ठीक है, अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट है, सही है। आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या इस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में आपका फंक्शन कहीं पर डिसकंटिन्यूअस बनता है, कहीं पर इन्फिनिट बनता है, नहीं बनता। तो ये सिंपल एक डेफिनेट इंटीग्रल है, डैट इज़ प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, इसे यहाँ पर हम प्रॉपर इंटीग्रल कंसीडर करेंगे। क्लियर होगी बात के नहीं? दूसरी 0 to 1 sin x ओवर x इंटू डी एक्स। थोड़ा सा ज़रा कंसेप्चुअल कॉम्प्लिकेटेड लिखा मैंने, आप गौर करें तो देखने में तो ऐसा लगता है कि ये x इज इक्वल टू 0 जो है उसके ऊपर फंक्शन आपका अनडिफाइंड है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो दिस इज़ रॉन्ग। एक्चुअली यहाँ पर आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर 1 ओवर एक्स, साइन एक्स ओवर एक्स। ये x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू नहीं है। क्यों? आप जानते हैं जब भी आप x इज इक्वल टू 0 के करीब इसको चेक करेंगे साइन एक्स ओवर एक्स, तो इसका आंसर आएगा 1 के बराबर। आपने ये थ्योरम पढ़ा होगा, साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 ऑलवेज 1। तो यहाँ पर आपने देखा कि x इज इक्वल टू 0 की नेबरहुड में इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, दिस इज़ वाई दिस फंक्शन ये जो है यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू नहीं होगा, और 0 के अलावा बाकी तो और कहीं पर भी आपको कुछ नज़र नहीं ऐसा आ रहा। ठीक है, तो ये भी आपके पास सिंपल प्रॉपर इंटीग्रल में आएगा, ये इम्प्रॉपर नहीं है। दिस इज़ आल्सो प्रॉपर इंटीग्रल। मज़ीद यहाँ पर एक टाइप देखते हैं क्वेश्चन 0 to 1 log x इंटू डी एक्स। हमने इसको सोल्व नहीं करना, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। आप देखें यहाँ पर जब आपका x 0 को अप्रोच करेगा तो log x किसको अप्रोच करेगा?
व्हेन x अप्रोचेज टू ज़ीरो देन log x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपका अंदर वाला जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी है, तो दिस इज़ वाई दिस इज़ आल्सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल, दिस इज़ आल्सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल। चौथा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखूँगा, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर पी और इंटीग्रल लिख लेते हैं 0 से 1 चलें। ठीक है, लिमिट आप सोच रहे होंगे मैं हमेशा 0 से 1 ले रहा हूँ, वो कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 10 कर लें, 1 से 10 कर लें जी। यहाँ पर आपने देखना है कि क्या ये जो इंटीग्रल है प्रॉपर की कैटेगरी में आएगा या इम्प्रॉपर की कैटेगरी में आएगा। x इज इक्वल टू 0 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हेयर, लेकिन ये हमेशा x इज इक्वल टू 0 आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। और p क्या है, इसका यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो एक रियल नंबर है। यहाँ पर असल में दो केसेस में इसको मैं डिस्कस करता हूँ। ये हर मरतबा प्रॉपर नहीं है। केस नंबर 1, अगर तो यहाँ पर मैं रखूँ कि आपका जो p है वो नेगेटिव है, p इज़ लेस दैन 0, डैट इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ p की वैल्यू -5 है, तो ये जो इंटीग्रल आपका कुछ ऐसे बन जाएगा 0 से 1 dx ओवर x की पावर -5। अब x की पावर -5 को आप ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 0 से 1 x की पावर 5 इंटू dx। तो अब x की इस इंटरवल पर 0 से 1 पर अब ये जो इंटीग्रल बना है, क्या ये आपको प्रॉपर नज़र आता है या इम्प्रॉपर नज़र आता है? क्या इसका आंसर इन्फिनिटी बनेगा? ठीक है, इस इंटीग्रल में 0 से 1 पर नहीं बनता। तो केस नंबर 1 में अगर ये है कि अगर p आपका लेस दैन 0 हुआ देन इंटीग्रल जो है गिवन इंटीग्रल इज़ प्रॉपर, गिवन इंटीग्रल इज़ प्रॉपर इंटीग्रल, इज़ प्रॉपर इंटीग्रल। और अगर आपका केस नंबर 2, अगर जनाब मोहतरम अगर आपका यहाँ पर p हुआ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 देन क्या होगा, p इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पर क्या बनेगा आंसर, p ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर तो p 0 हो और x, चूँकि x इज इक्वल टू 0 पर भी इसका ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो नीचे 0 के पावर 0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी, तो 0 पर तो ये वैसे ही अनडिफाइंड है ना। हेयर x इज इक्वल टू 0 इज़ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस केस। जब आपकी पावर पॉजिटिव होगी तो ऐसी सूरत में x इज इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, लेकिन जब आपका पावर नेगेटिव थी तो फिर x इज इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए उस केस में मैंने लिखा कि वो प्रॉपर इंटीग्रल की कैटेगरी में चले गया। लेकिन यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 के केस में ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा। मिसाल के तौर पर आप फ़र्ज़ करें x की पावर, p का आंसर 5 रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा x की पावर 5। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास इंटीग्रल है 1 ओवर x की पावर 5, यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x की पावर 5। आप देखें यहाँ पर जो फंक्शन का आंसर आएगा वो आंसर आता है इन्फिनिटी। ठीक है, मैं अभी इंटीग्रल का आंसर नहीं कह रहा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई इंटीग्रल का आंसर शायद यहाँ पर फाइनाइट आ जाए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा यहाँ पर। ठीक है, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने जो इंटीग्रल के अंदर चीज़ है उसको चेक करना है। ठीक है, कि क्या वो इंटीग्रल के अंदर वाला आंसर जो है वो अनबाउंडेड तो नहीं, डिसकंटिन्यूस तो नहीं है। ठीक है, इंटीग्रल को सोल्व करके नहीं कह रहा मैं, सही है। तो ये ज़रा अपने ज़हन से निकाल दीजिएगा बात को कि इंटीग्रल के अंदर हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि प्रॉपर बनता है या इम्प्रॉपर। वो सिर्फ कैसे पता चलेगा, आपने ये देखना है कि दिया हुआ इंटीग्रैंड, ठीक है, अंदर वाला हिस्सा जो इंटीग्रल के है वो अनबाउंडेड तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, तो लिहाजा ये जो आपके पास इंटीग्रल है p लेस दैन 0 होगा, तो ये आपका फंक्शन जो है इंटीग्रल जो है वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर। और अगर p नॉन नेगेटिव ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हुआ तो फिर क्या बनेगा, इम्प्रॉपर। सही होगी बात कि नहीं। अच्छा, 0 से इन्फिनिटी tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, अपर लिमिट यहाँ पर इन्फिनिटी है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है ये आएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कैटेगरी में। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये अगर हम लिमिट यहाँ पर x अप्रोच टू इन्फिनिटी ले लेते हैं
तो फिर तो tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 को अप्रोच करता है, और पाई बाई 2 एक फाइनाइट नंबर है। नहीं जी, ये आपने यहाँ पर गौर करना है। तो लिहाजा आप कहें जी ये क्या हो गया, ये आपके पास प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू इन्फिनिटी जो है वो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं हुआ। पहली बात, इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए पहले रियल नंबर होना ज़रूरी है, सही है। तो इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि x इक्वल टू 0 जो है यहाँ पर एक रियल नंबर था, इसके ऊपर फंक्शन आपका इन्फिनिटी था, लिहाजा वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। इसकी अपर लिमिट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी इज़ नॉट अ रियल नंबर, इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि इसकी अपर लिमिट इन्फिनिटी है, लिहाजा ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल के केस में आएगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी कि आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसे कहते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर इंटीग्रल को किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैं इसको ज़रा मिटा लेता हूँ। नेक्स्ट बेटा, अब यहाँ पर हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से क्या मुराद है उसको डिस्कस करते हैं। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का जो वर्ड है ये आपने इनफाइनाइट सीरीज़ में भी पढ़ा होगा। तो क्या क्या मतलब होता था कन्वर्ज करने का, एक सीरीज़ कब कन्वर्ज करती थी, ठीक है। आप जानते हैं कि एक सीरीज़ को आप कहते हैं कन्वर्जेंट है अगर उसका सम जो है वो फाइनाइट होता है, ठीक है। चलिए मैं अपने इसी की तरफ आता हूँ। एक इंटीग्रल को आप कहेंगे कि वो कन्वर्जेंट है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कहेंगे कन्वर्जेंट है अगर आप उसे एवेल्यूएट करते हैं, सोल्व करते हैं और आंसर फाइनाइट नंबर आ जाता है, ठीक है, देन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट, और जो आंसर आया है वो उसकी लिमिट कहलाता है। और अगर आंसर इनफाइनाइट आया, इन्फिनिटी आया सोल्व करने पर, तो देन दैट इंटीग्रल इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट इंटीग्रल। बस सिंपल सी बात है। अब सिंबॉलिकली इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली भी हम पढ़ लेते हैं कि कभी आपको पेपर में पूछ लेता है जैसे, तो मैं लिखता हूँ लेट f of x is continuous and bounded over इंटरवल a से पॉजिटिव इन्फिनिटी। फ़र्ज़ कर लेंगे मेरे पास एक फंक्शन f of x है, ये कंटिन्यूस है, बाउंडेड है। बाउंडेड के मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा फिर सुन लें। एक फंक्शन को आप बाउंडेड कहेंगे अगर उसका आंसर किसी उसकी हर वैल्यू पर, उसकी डोमेन की हर वैल्यू पर फंक्शन का जो आंसर है किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से छोटा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो, तो ऐसी सूरत में आप फंक्शन को बाउंडेड कहते हैं। आई होप कि आपको इसका आइडिया होगा। देन इंटीग्रल a टू पॉजिटिव इन्फिनिटी f of x इंटू d of x कन्वर्जेस इफ़ a से इन्फिनिटी f of x इंटू d of x इक्वल। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने करनी है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल के केस में जब आपकी अपर या लोअर लिमिट इन्फिनिटी या दोनों इन्फिनिटी हों, ठीक है, या जिस नंबर पर आपका इंटीग्रल जो है वो अनबाउंडेड है, सही है, फंक्शन आपका, उसको किसी पॉजिटिव रियल नंबर t से रिप्लेस करना है। यानी कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये देखिएगा, इसे ऐसे लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी a से t f of x इंटू डी ऑफ एक्स, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है देन इंटीग्रल इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट। मैंने लिखा फर्ज करेंगे फंक्शन आपका f of x कंटिन्यूस है, बाउंडेड है ओवर क्लोज इंटरवल, देन ये जो इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए से इन्फिनिटी है इसको मैं कहूँगा कन्वर्जेंट है। अगर ये इस इंटीग्रल को मैंने ऐसे इन फॉर्म ऑफ t लिमिट लिखा और इस लिमिट इसका इंटीग्रल का मैंने सॉल्व करके आंसर निकाला, ठीक है, और वो आंसर फाइनाइट आ गया, देन दिस इंटीग्रल इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अच्छा, ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसको रिप्रेजेंट करता है अगर ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो? आपको याद होगा कि डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट द एरिया अंडर द कर्व। अगर ये क्लोज इंटरवल ए बी है और ए बी क्या है, दो फाइनाइट रियल नंबर है, तो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर जब आप किसी इंटीग्रल को बेटा सोल्व करते हैं, डैट रिप्रेजेंट एरिया अंडर द कर्व ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। लेकिन अगर ए से इन्फिनिटी है तो दिस रिप्रेजेंट इनफाइनाइट एरिया, ठीक है, वो इनफाइनाइट इंटरवल के ऊपर जो है वो टोटल एरिया शो कर रहा होता है। अब वो टोटल एरिया अगर फाइनाइट होगा तो देन इन दिस केस द इंटीग्रल इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। और अगर वो जो आपने इनफाइनाइट फैला हुआ एरिया है, ठीक है, उस अब वो डिपेंड करता है फंक्शन की नेचर किस तरह की है, वो किस तरह का ग्राफ है। अगर वो आंसर
फाइनाइट हुआ, ठीक है, तो इस सूरत में जो उसके पीछे इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है, और अगर आंसर इन्फिनिटी आता है तो डैट रिप्रेजेंट के एरिया जो है वो बाउंडेड नहीं है, ठीक है, वो इनफाइनाइट फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज़ यहाँ पर चंद एक एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी ये लिखी हैं, और बड़ी मेहनत करके ये आपके लिए लेक्चर मैंने इकट्ठा किया है, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट भी किया करें आप लोग। वीडियो को एक तो आप पूरा नहीं देखते, दूसरा ये है कि अगर आप देखते हैं तो लाइक या शेयर नहीं करते, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग। अच्छा, तो यहाँ पर चंद एक एग्जांपल्स आपके सामने जो डिस्कस कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, पहली प्रॉब्लम हमारे पास ये है, प्रॉब्लम नंबर 1। आपने चेक करना है कि दिया हुआ इंटीग्रल कन्वर्ज करता है या डिवर्ज करता है, और अगर कन्वर्ज करता है तो आपने उसकी लिमिट मालूम करनी है। 0 से 2, आसान सा लिख रहा हूँ मैं, मुश्किल नहीं होगा ये। dx ओवर अंडर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। आप देखें यहाँ पर ये जो आपका फंक्शन है अंदर वाला f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ अनडिफाइंड, दिस बिकम्स इन्फिनिटी, दिस इज़ अनबाउंडेड इन द नेबरहुड ऑफ 2। जब आप x की जगह यहाँ पर 2 पुट करोगे, आपका फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा व्हेन x अप्रोचेस टू 2। तो इसका मतलब ये फिर इंटीग्रल आपका क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। अब सोल्व कैसे करना है चेक कीजिएगा ज़रा। इसको मैं आप लिखेंगे गिवन इंटीग्रल कैन बी रिटन एज लिमिट t अप्रोचेस टू, ये अपर लिमिट पर अनडिफाइंड है या लोअर लिमिट पर अनडिफाइंड है, अपर पर। तो आपने यहाँ पर लिखना है ऐसे t अप्रोचेस टू 2, 2 के ऊपर माइनस, 2 के ऊपर माइनस का निशान है, शो करता है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को, यानी 2 से पीछे। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर 2 के ऊपर नहीं भी लगाता तब भी काम चल जाएगा, लेकिन जो हमारे पास बुक्स हैं, ठीक है, उनमें तकरीबन ज़्यादातर बुक्स में यही है कि अगर अपर लिमिट के ऊपर अनडिफाइंड है तो आपने उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट लेनी है, यानी कि उसके ऊपर माइनस का निशान लगा देना है, और अगर लोअर लिमिट पर आपका फंक्शन अनडिफाइंड है तो फिर आपने उसके ऊपर प्लस का निशान लगाना है, सही है। तो अच्छा, मैं अब इसको लिख लेंगे, गिवन इंटीग्रल विल बिकम, इसको लिख लिया लिमिट t अप्रोचेस टू 2 0 से यहाँ पर लिखूँगा t dx ओवर अंडर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब वो जो मैं बात कर रहा था कि ये t की शक्ल में लिखने के बाद अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो आपका इंटीग्रल जो है वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, डाइवर्ज करेगा। तो ये आ गया लिमिट t अप्रोचेस टू 2 माइनस। अच्छा, अब ये देखो, ये इसकी इंटीग्रेशन आप जानते हैं ये क्या होती है, आपने ये पढ़ा है रिज़ल्ट इंटीग्रेशन का, dx ओवर अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स x ओवर a प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ आपके पास बन जाएगी इस तरह, साइन इनवर्स x ओवर 2 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई 0 से t। अब ये आप अपर लिमिट पुट कर लें, लिमिट t अप्रोचेस टू 2 माइनस साइन इनवर्स t/2 माइनस साइन इनवर्स 0/2। तो ये साइन इनवर्स 0 हो गया। यहाँ पर आप अब लिमिट अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2/2, ये बन गया साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स की 1 कितना हो गया, π/2। चूँकि अब इसका आंसर जो है π/2 फाइनाइट नंबर आया है, दिस इज़ फाइनाइट नंबर, हैंस आवर इंटीग्रल कन्वर्ज, दिस इंटीग्रल कन्वर्ज एंड कन्वर्जेस टू π/2। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, अब अगली बात ये कि स्टूडेंट के जहन में ये शायद बात आ सकती है आप लोगों के कि सर हमने एंड में अपर लिमिट की जगह पुट तो 2 ही करना है, तो ये जो लिमिट क्या है, लिमिट की शक्ल में ऐसे लिखना ज़रूरी है। देखिए, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। असल में होता ये है कि चूँकि मैंने बताया कि एरिया अंडर दी कर्व आप मालूम कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह है, मैं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहा, मुझे नहीं पता इसका ग्राफ किस तरह का फ़िलहाल अभी मेरे जहन में नहीं है, ठीक है।
फ़र्ज़ कर लें कि असल में हम देख रहे हैं कि 0 से 2 के ऊपर ऐसे चल रहा है, 0 से लेकर 2 के ऊपर, ये 2 पर आकर फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाता है, सही है। तो हम असल में ग्राफिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफिकली असल में ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया अंडर द कर्व फ्राम 0 से लेकर 2 तक, लेकिन एग्जैक्टली 2 के ऊपर क्या है, ये अनडिफाइंड है। तो हम क्या करते हैं, अब एरिया मालूम कर रहे हैं ना ग्राफिकली, सही है, तो हम क्या करते हैं 2 से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे एक रियल नंबर लेते हैं, डैट इज़ t अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। तो 2 से पीछे थोड़ा सा माइनर सा पीछे रह कर, ठीक है, हम एक्चुअली एरिया मालूम करते हैं, ठीक है, और वो एरिया का आंसर देखते हैं पाई/2 के इक्वल आया है, सही है। तो ये यहाँ पर मैथमेटिकली थोड़ा सा इसको सेट रखने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए आप यहाँ पर ये लिमिट को यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हम एरिया देखें ना, एरिया किसका मालूम करेंगे, बाउंडेड इंटरवल का, ठीक है, और बाउंडेड कब होगा, जब आप इस 2 को हटाकर इसकी जगह कोई रियल नंबर यहाँ पर t लिखेंगे, सही है। तो ये असल में सिचुएशन है, पुट एंड में हमने 2 को ही करना होता है, सही है। मज़ीद एग्जांपल थोड़ी सी देख लेते हैं। हाँ जी, अगला एक इंटीग्रल मैं ले रहा हूँ, हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सेकंड 0 से 1 log x इंटू डी एक्स। आप देख लें यहाँ पर, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपका फंक्शन log x है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वैन एवर x अप्रोचेस टू 0। तो हेयर x इज इक्वल टू 0 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये आपने बातें बीच में लिखनी है यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर ये वाली एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वैन x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर भी आप लिखिएगा सो x इज इक्वल टू 0 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हेयर। तो अब मैं इस गिवन इंटीग्रल को कैसे लिख सकता हूँ, आगे आपने लिखना है गिवन इंटीग्रल विल बिकम। अब कुछ चीज़ें इसलिए लाइन बाय लाइन नहीं लिख रहा कि ये मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, और मकसद मेरा ये है कि वीडियो की लेंथ एक तो छोटी रहे और आपको चीज़ें समझ आ जाएँ। तो गिवन इंटीग्रल कैन बी रिटन एज t अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव, क्योंकि अब ये लोअर लिमिट है, t से 1 log x इंटू डी एक्स। अब log x की आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, बाई पार्ट इंटीग्रेशन आपको आती है, मैं यहाँ पर नहीं कर रहा वो, ठीक है, मैं जस्ट इसका सीधा आंसर लिख रहा हूँ। तो इसकी इंटीग्रेशन जब आप करेंगे लिमिट t अप्रोचेस टू 0, तो ये आ जाएगा बेटा x log x माइनस x t से 1। दूसरा मुझे किसी ने कमेंट्स किया है कि आप अपने लेक्चर के दौरान बेटा ना कहा करें, ठीक है, लेकिन मेरी थोड़ी सी आदत है, चूँकि मैं कॉलेज में भी स्टूडेंट्स को बेटा कह के ही बुलाता हूँ अक्सर, ज़्यादातर स्टूडेंट तो मैं खैर नहीं कहता। तो उस कमेंट्स करने वाले का मतलब शायद ये हो सकता है कि उसके जहन में कि देखने वाले कोई सीनियर मुझसे ज़्यादा एजड या मेरे एज फेलो भी हो सकते हैं। तो वो अगर मेरा कोई दोस्त एज फेलो या कोई सीनियर देख रहा है तो इस चीज़ को वो माइंड मत करें, ठीक है। अगर मुझसे बड़ा है तो मैं ज़ाहिर सी बात अपना बेटा समझ के देख लिया करें, ठीक है। तो वो बेटा मेरी मतलब समझने के वो बस ज़ुबान पर चढ़ गया हुआ। अच्छा लें जी, अब यहाँ पर आप इसकी लिमिट अप्लाई करें, ये आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, अपर लिमिट पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1 log ऑफ 1 माइनस 1, ये अपर लिमिट पर आंसर आ गया। माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, आ जाएगा t log ऑफ t माइनस टी। लें जी, अच्छा अब ये जो पहली ब्रैकेट इसका आंसर क्या बनेगा, log ऑफ 1 0 हो गया, ये 0 ये -1, यहाँ पर तो इसका आंसर आ गया पहले हिस्से का -1। आगे यहाँ पर आप अंदर लिमिट अप्लाई करें, माइनस लिमिट t अप्रोचेस टू 0 t log ऑफ t, और यहाँ पर लिमिट आगे अप्लाई करें, ये आ जाएगा 0 के बराबर। अब एक प्रॉब्लम रह गई है बस, और वो प्रॉब्लम ये है कि जो t log ऑफ t है, इसमें अगर आप लिमिट अप्लाई करें ये बनेगा 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, दिस इज़ 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। t की जगह 0, log ऑफ t की जगह log 0 इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। अब आपको याद होगा जब इस तरह की फॉर्म बनती थी तो आप इसे 0 ओवर 0 या इनडिटर्मिनेट इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में चेंज कर लेते थे, फिर आप लॉपिटल यूज़ करते थे। तो मैं इसको ऐसे लिखने लगा हूँ, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 log ऑफ t ओवर t का इनवर्स। लिख सकते हैं कि नहीं कर सकते। नाउ दिस विल बिकम इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म,
सो लोपिटल रूल इज़ एप्लीकेबल हेयर। यहाँ पर अब आप लोपिटल रूल अप्लाई करें तो लोपिटल रूल आप जानते हैं क्या होता था। लोपिटल रूल ये होता था नोमिनेटर का डेरिवेटिव एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लैदा। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, log टी का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/t और नीचे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -t की पावर -2। ठीक है। अच्छा अब ये देखें यहाँ पर ये बन जाएगा -1 माइनस लिमिट टी अप्रोचेज टू ज़ीरो। अच्छा ज़ीरो के ऊपर वो प्लस का निशान आप लगाते जाइएगा राइट हैंड लिमिट के लिए। अच्छा जी, ये जनाब आपके पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 1/t। अच्छा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों में प्लस करने लगा 1/t इंटू टी का स्क्वायर। ये जब पावर ऊपर चले जाएगी तो पावर जाएगा तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये टी और टी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस ये आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज टू ज़ीरो प्लस यहाँ पर रह जाएगा टी। तो अब ये आप लिमिट अप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा 0, डैट इज़ -1। अब -1 इज़ द फाइनाइट नंबर, तो आपके पास गिवन इंटीग्रल कन्वर्ज करता है और कन्वर्ज करता है किसको, -1 को, कन्वर्जेस टू -1। ठीक है। आई होप कि आपको ये दो एग्जांपल की समझ आई होगी। मज़ीद यहाँ पर देखते हैं एक क्वेश्चन और आसान सा है, मुश्किल नहीं है, वो आप खुद ही करेंगे। इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e की पावर x इंटू डी एक्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, आसान सा है। आप इसकी जगह पहले वही फॉर्मेलिटी अदा करेंगे कि इसको आप लिखोगे ऐसे, लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 0 से t e की पावर x इंटू डी एक्स। अच्छा अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो अपर लिमिट चूँकि इन्फिनिट है तो दिस हेयर आपका गिवन फंक्शन जो है वो बात लिखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर ये फंक्शन जो है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन्फिनिटी को नहीं लेंगे, इन्फिनिटी को रियल नंबर नहीं है, आप सिर्फ ये लिखेंगे कि आपका गिवन फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है व्हेन एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, बस। या आप कहेंगे कि आपका गिवन फंक्शन अनबाउंडेड है व्हेन एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो अब सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन बताएं क्या बनती है। इसकी इंटीग्रेशन आएगी e की पावर x लिमिट t अप्रोचेज टू 0 और ये आ गया 0 से t। अपर लिमिट पुट करोगे e की पावर t आ जाएगा, लिमिट t अप्रोचेज टू 0, लोअर लिमिट पर e की पावर 0 का आंसर आ गया 1 के बराबर। अब यहाँ पर t की जगह इन्फिनिटी पुट करें, e की पावर इन्फिनिटी -1 e की पावर इन्फिनिटी -1 डैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आपका आंसर चूँकि फाइनाइट नहीं आया तो ऐसी सूरत में आपका गिवन इंटीग्रल जो है वो क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। सही है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये कुछ एक्सरसाइज आपके लिए हैं, मुश्किल नहीं है, आसान है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, अगर ये ना हो तो फिर आप मुझे बताइएगा, फिर इंशाल्लाह इनके ऊपर भी हम कोई वीडियो बना देंगे। तो ये क्वेश्चन आपके इम्प्रॉपर इंटीग्रल के हैं, आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, सारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं। अच्छा अब मिसाल के तौर पर ये है, नीचे आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर जब होता है तो आप क्या करते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। साइन एक्स इसको ऊपर ले जाएँ, कोसेकेंट एक्स बन जाएगा। कोसेकेंट एक्स की इंटीग्रेशन आप जानते हैं, log ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कोट एक्स है। और साइन पाई चूँकि 0 होता है तो अपर लिमिट जो है उसके ऊपर फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस है। 10 पाई/2 इन्फिनिटी है, लिहाजा यहाँ पर भी ये अपर लिमिट पर इन्फिनिटी है, तो 10 की इंटीग्रेशन log ऑफ सेकेंट एक्स होती है, आसान सी बात आप जानते हैं। ठीक है, tan इनवर्स एक्स बाई पार्ट इंटीग्रेशन लगा दें इसके ऊपर। आप यहाँ पर आप x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दें, फिर आप यहाँ पर सोल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा। ये 1/x इसे ऊपर लिख लें, log x का डेरिवेटिव जो है 1/x ऊपर मौजूद होगा, उस तरीके से हो जाएगा ये। सही है। यहाँ पर लिखें x की पावर 4 है, इसे लिखें x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1, फिर इसको आप t पुट कर लें, x स्क्वायर को ऊपर डेरिवेटिव मुकम्मल करेंगे आप। सही है। 1 प्लस कोस एक्स है, रैशनलाइज कर दें इसे आप। ठीक है, या आप इसे हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये वाली चीज़ 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, मुश्किल लग रहा है देखने में। थीटा इज इक्वल टू 0 के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, मुश्किल लग रहा है, मुश्किल है। असल में ये फार्मूला है sin 3 थीटा का, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा।
तो इसकी जगह आपने सारा लिखना है साइन 3 थीटा। अब आप इसे सोल्व करेंगे हो जाएगा। नेक्स्ट इज पी इंटीग्रल। मैं अपने लेक्चर्स में, अब ये पी इंटीग्रल कोई इंटरनेशनल बुक्स में वर्ड नहीं यूज़ हुआ, ठीक है। मैं अपने लेक्चर्स में इसको बार बार चूँकि यूज़ करूँगा इस इंटीग्रल को, तो इसलिए मैंने इसका एक नाम यहाँ पर रख लिया पी इंटीग्रल। जिस तरह पी सीरीज़ आप पढ़ते हैं, हाइपर हार्मोनिक सीरीज़, लिखा गया है कि फाइंड पी फॉर विच दी इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी 1/x की पावर पी। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो ऐसे लिखा है मैंने, 1 से इन्फिनिटी 1/x की पावर पी इंटू डी एक्स। पी की किस कीमत के लिए आपका ये जो इंटीग्रल है कन्वर्ज करता है या डिवर्ज करता है। यहाँ पर इंटीग्रेशन का इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है। अभी मैं फाइनाइट वाला भी यहाँ पर डिस्कस करूँगा। इसका वीडियो की लेंथ इंक्रीज़ कर गई है, लेकिन ये चूँकि टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा सेटिंग मुख्तलिफ सेटिंग में देख लिया करें, ठीक है। अब आप वैसे भी बड़े हो गए हैं, छोटे नहीं हैं आप। अच्छा, अब इसकी मैं बता रहा था कि आपने करनी है पी की वो वैल्यूज़ मालूम जिसके लिए आपका गिवन इंटीग्रल जो है वो क्या है, कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। फॉर पी लेस देन 0, जब आपका p लेस देन 0, ये मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, जब p आपका नेगेटिव होगा, गिवन इंटीग्रल इज़ प्रॉपर इंटीग्रल। गिवन इंटीग्रल इज़ प्रॉपर इंटीग्रल। तो ऐसी सूरत में आपका गिवन इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल है। p जब आपका ग्रेटर देन 0 है, अच्छा ये 1 से इन्फिनिटी है, लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू 0 भी हो तो तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा। p की जगह 0 पुट करें, x की और 0 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉपर इंटीग्रल बनेगा जब आपका p लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, गिवन इंटीग्रल इन्फिनिटी अपर लिमिट इसकी इन्फिनिटी है, तो हम इन्फिनिटी के ऊपर इसको चेक करेंगे। गिवन इंटीग्रल कैन बी रिटन एज लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 से t x की पावर माइनस p इंटू डी एक्स। ये आ जाएगा जी लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दिस विल बिकम x की पावर माइनस p प्लस 1 ओवर माइनस p प्लस 1, और ये लिमिट आ गई 1 से t। अच्छा, ये जो मैंने बीच में बात लिखी है कि गिवन इंटीग्रल इसके लिए प्रॉपर है, यहाँ पर इसकी ज़रूरत कोई खार फिलहाल नहीं है, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए लिखा है। हमने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है पेपर में। अच्छा जी, अब इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट पर आंसर आएगा t की पावर 1 माइनस पी, और नीचे आंसर आ जाएगा 1 माइनस पी, और लोअर लिमिट पर आंसर आएगा 1 की पावर 1 माइनस पी। अच्छा, ये जो नीचे वाला 1 माइनस पी से आप बाहर शिफ्ट कर दें, 1 ओवर 1 माइनस पी लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी t की पावर 1 माइनस पी, और 1 की कुछ भी पावर, वो आंसर क्या आता है 1 के इक्वल आएगा, सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर आपने t की जगह इन्फिनिटी पुट करना है। अब ये t की जगह इन्फिनिटी पुट करके ना दो चीज़ें हो सकती हैं। इसका जो आंसर है लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी t की पावर 1 माइनस पी, ये आइदर 0 भी हो सकता है और इन्फिनिटी भी हो सकता है। ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी पावर किस तरह की है। अगर आप अजाने हो जाएं फिर ये करते हैं शुरू। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर इसकी लिमिट का आंसर 0 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। अब आपने देखना है कि ये लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए मैं लिखूँगा लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी t की पावर 1 माइनस पी एग्जिस्ट इफ़, देखें आपने t की जगह इन्फिनिटी पुट करना है, तो ये असल में बन जाएगा इस तरह, इन्फिनिटी की पावर 1 माइनस पी। अब इसका आंसर अगर तो पावर ऊपर नेगेटिव हो तो ये इन्फिनिटी सारी सी बात है सम नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आंसर 0 बन जाएगा, सही है। और अगर पावर ऊपर पॉजिटिव हो तो फिर इसका आंसर किसके बराबर आएगा, इन्फिनिटी के बराबर आएगा। तो मैंने लिखा है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर ये जो पावर है ना ऊपर वाली 1 माइनस पी ये नेगेटिव हो, ऊपर वाली पावर नेगेटिव हो जाए। मिसाल के तौर पर ऊपर वाली पावर का आंसर -2 आ गया, तो t की पावर -2 और लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या आंसर बनेगा 1 ओवर t का स्क्वायर, और t के स्क्वायर की जगह लिख दिया इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। तो लिमिट सिर्फ इसी सूरत में एग्जिस्ट कर सकती है जब पावर ऊपर नेगेटिव हो।
तो पावर ऊपर मैंने नेगेटिव पुट कर दी, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, तो यहाँ से p क्या आ जाएगा, p आ जाएगा आपका ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस, गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1, और अगर आपका p लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो ये डाइवर्ज करेगा। ठीक होगी बात क्या नहीं, सही है। इसी तरह से मिलता जुलता एक और इंटीग्रल यहाँ पर बस लास्ट ये है, ये सोल्व कर रहा हूँ मैं, और वो इंटीग्रल ये है 0 से 1 ओवर x की पावर p इंटू डी एक्स। आपने इसकी भी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। अब ये p इंटीग्रल क्या है, वो p इंटीग्रल है फॉर इन्फिनिट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये है फॉर फाइनाइट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, फॉर फाइनाइट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये दोनों में फ़र्क है। अच्छा, अब इसकी जो अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट लाजमी नहीं 1 हो, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है, क्योंकि 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हेयर। अपर लिमिट आप इसकी 5 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 100 रख लें, कोई फाइनाइट नंबर रख लें, मैंने जस्ट यहाँ पर समझाने के लिए आपको 1 रखा है। अच्छा, सेम प्रोसीजर चलेगा, इसकी लिमिट, इसकी इंटीग्रेशन सारी सी बातें ऐसी होगी जिस तरह आप करते आ रहे हो। 0 के ऊपर अनडिफाइंड है, तो नीचे हम इसको इस मरतबा लिखेंगे ऐसे, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 प्लस, यहाँ पर आ जाएगा t 1 ओवर x की पावर p इंटू डी एक्स। अच्छा, अब आप इसकी करेंगे इंटीग्रेशन, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन सेम यही होगी, ऐसे ही यहाँ तक आप आ जाएंगे ऐसे, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी t की पावर में 1 माइनस पी माइनस सॉरी, इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी। अब आपने इस पर लिमिट अप्लाई करनी है, इसकी जनाब इंटीग्रेशन ये पड़ी हुई है हमारे पास, x की पावर माइनस पी प्लस 1 ओवर माइनस पी प्लस 1, और लिमिट इस मरतबा है t से लेकर 1 तक। इसको मिटा देते हैं। अच्छा, अब इसमें आप अपर लिमिट पुट करो x की जगह, तो x की जगह जनाब मोहतरम आप लिमिट पुट करने लगे हैं, x की जगह 1 पुट करोगे, 1 की पावर 1 माइनस पी, और x की जगह t पुट करोगे, आ जाएगा t की पावर 1 माइनस पी ओवर नीचे 1 माइनस पी, ये माइनस पी प्लस 1 को हम लिख लिया है 1 माइनस पी। 1 की पावर 1 माइनस पी 1 हो गया, ये वाला नंबर 1 माइनस पी इसको शुरू में लिख लेते हैं, ये 1 की पावर ये यही हो गया। यहाँ पर पुट करें लिमिट t अप्रोचेस टू 0 और t की पावर 1 माइनस पी। अब ज़रा देखिएगा, अब यहाँ पर t है 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 की पावर अगर हो पॉजिटिव, और से सुनिएगा, 0 की पावर अगर हो पॉजिटिव तो फिर तो आंसर आएगा 0, और अगर 0 की पावर हुई नेगेटिव तो फिर आंसर आएगा इन्फिनिटी, क्योंकि 0 की पावर मिसाल के तौर पर -1 हुई तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, 0 की पावर हुई -5 तो 1 ओवर 0 की पावर 5 डैट इज़ इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पर इसकी लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब इसकी पावर क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखना है हेयर लिमिट विल एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट इफ़ 1 माइनस पी इज़ ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर ये आ जाएगा 1 ग्रेटर देन पी और p आ जाएगा लेस देन 1। तो यहाँ पर जब आपके पास ये फाइनाइट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी तो फिर जो आपका p इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करेगा अगर p लेस देन 1 हो, और अगर आपके पास ये इन्फिनिट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है तो फिर ये उल्टा है, फिर ये कन्वर्ज करेगा जब p ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कुछ एग्जांपल्स देखी, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में फिर ये हमने उसके बाद ये p इंटीग्रल देखा, फिर ये एक्सरसाइज है। तो मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए किसी तरह से भी हेल्पफुल है, आप समझते हैं कि बेहतर है, तो लाजमन लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और शुरू में जो बात कही आपने लाजमी मेरे लिए दुआ करनी है, ठीक है, ताकि मैं जल्द से जल्द सेहतयाब हूँ और अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वहाँ पर मैं आपको कुछ कंपैरिजन टेस्ट के मतलब बताऊँगा, जिसकी मदद से आप दिया हुआ आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हो तो आप उसको चेक कर सकते हैं वो कन्वर्ज करता है या डिवर्ज करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।